विगत दिनों से हम पढ़ ही रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास हो गया, व्याकरण हो गया, काव्य शास्त्र हो गया, और धीरे धीरे हम मनोविज्ञान को भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं उन सब की हम तैयारी करवा रहे हैं। और आज हम लेकर के आ रहे हैं आपके समक्ष साहित्य इतिहास लेखन के आधार। सबसे पहला प्रश्न ये बन रहा है आपके पास अब कि साहित्य इतिहास लेखन के आधार कितने हैं, ठीक है ना। तो इसके जो आधार हैं वो 5 आधार हैं। कितने आधार हैं? 5 आधार हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम बिल्कुल बारीकी से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो साहित्य इतिहासकारों की जो पहला इन आधारों में है तो क्या है? साहित्य इतिहासकारों की प्रकाशित एवं अप्रकाशित रचनाएं। अब जो प्रकाशित भी रचनाएं हो चुकी हैं वो भी आधार हैं, और जो अप्रकाशित भी हैं कुछ लेकिन कुछ जानकारियां मिलती हैं तो वो भी एक यहाँ जानकारी आधार के रूप में जानी जाएगी। साहित्य इतिहासकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली रचनाएं, दूसरा आधार। तीसरा आधार है साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, धाराओं व प्रवृत्तियों की व्याख्या करने वाली आलोचनात्मक रचनाएं एवं अनुसंधानपरक ग्रंथ, ठीक है ना। चौथा है प्राचीन साहित्यकारों के काल निर्धारण व रचना काल के निर्णय में योगदान देने वाली ऐतिहासिक सामग्री, जैसे कि शिलालेख, वंशावलियां, प्रामाणिक उल्लेख आदि। और इन शिलालेखों में यदि प्राचीनतम पुस्तक देखी जाए तो जो शिलांकित कृति जिसको कहा गया है राउलवेल, रोडा कवि की राउलवेल, तो उसमें ये भी है, आधार ग्रंथ मान सकते हैं। और उसके बाद विभिन्न युगों की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। विभिन्न युगों की जो आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली जो सामग्रियां हैं वो भी साहित्य के 5 आधारों में माने जाते हैं। तो कहीं क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से ध्यान रखना। ये बिल्कुल बारीक वाला है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख करके आपके समक्ष लाया है। तो इन 5 आधारों को आप ध्यान से लिख लिए, बार बार समझ लीजिए, हैं, बार बार दोहरा लीजिए। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आने वाले हैं परीक्षाओं में। जब गहरे गहरे प्रश्न बनते हैं ना तो फिर ये आपके काम जरूर आने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल बारीकी से समझ रहे हैं। अब इनके बाद जब हम बात करेंगे, जो अब मुख्य रूप से जो आधार ग्रंथ हैं, साहित्य लेखन के जो आधार ग्रंथ हैं, जिनसे हम साहित्य लेखन की परंपरा में जो आगे बढ़ते हैं, तो उसमें कौन कौन से हमारे आधार ग्रंथ बनते हैं, जिनसे हमारी सामग्रियां मिलती हैं, जिनसे हम साहित्य ग्रंथों को लिख पाते हैं, वो कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। लगभग 30 के लगभग ग्रंथ हम आपको बताने वाले हैं, आधार ग्रंथ। तो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से विशेष रूप से हम देखते हैं। आइए इसको सब लिख दीजिए, ठीक है ना। अब हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले जो यहाँ पर ग्रंथ आता है वो है वार्ता ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? वार्ता ग्रंथ। और कितने हैं ये वार्ता ग्रंथ? 2। किसने लिखे हैं? गोकुलनाथ ने। 2 ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने इन 2 रचनाओं का कवि अलग अलग माने हैं, यानी रचनाकार अलग अलग माने हैं।
ठीक है ना, कौन है, विस्तार से इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, आइए जानिए। पहला जो है 84 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, और इसमें किस किस का वर्णन है, तो इसमें है वल्लभाचार्य के वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है इसमें। 84 शिष्यों का वर्णन। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता, वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है इसमें। ठीक, अब जो ये रहा पहला। अब दूसरा जो ग्रंथ है वार्ता ग्रंथ, इनको वार्ता ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। दूसरा 252 की वार्ता। जैसे आप इस पुस्तक का नाम ही देख रहे हैं, ग्रंथ का नाम ही देख रहे हैं, 252 वैष्णवन की वार्ता, यानी विठलनाथ के दो सौ बावन शिष्यों का वर्णन। ठीक है, इसमें क्या है, विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है। अब इसका यदि हम रचना काल देखते हैं तो उसमें रचना काल कब है, देखो, जब आप नोट्स बनाते तो नोट्स बनाने के तरीका जानना है, हमें कितना लिखना है, कैसा लिखना है। पूरी डायरी नहीं छापनी, नोट्स का मतलब है हमें पूरी डायरी नहीं छापनी, वहाँ पूरी पुस्तक नहीं छापनी, वहाँ जो आप परीक्षा तक याद रह सके और ऐसे कीवर्ड बना करके उसको लिख सकते हैं ना। नोट्स बनाने के हम बिल्कुल आपको, कोई पीएचडी धारी है, कोई ऐसा है, तो इस प्रकार से कैसे नोट्स बनाते हैं, तो उस तरीके से हमको यहाँ चलना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे हम बोल रहे हैं डिट्टो वही लिख रहे हैं। भाई जो आपके मेन पॉइंट हैं उनको लिखिए, और बाकी आप नोट्स जिसको कहते हैं ना, अपने तो पुस्तक ही हम छपवा देते हैं यहाँ पर, पुस्तक नहीं। हम यहाँ पर लेक्चर जो दे रहे हैं, लेक्चर का मतलब है कि जो हम उनकी व्याख्या कर रहे हैं, मेन मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छूटेगा कुछ भी नहीं, लेकिन आपको समझ जल्दी आएगा। पुस्तक आपको 50 बार पढ़नी पड़ेगी, एक एक लाइन, जिनका कोई बीच बीच में कोई मतलब भी नहीं रहता है ना। तो उन हम सब का सार लेकर के देखो, किसी ने सही कहा है कि पुस्तक को पढ़ने में हो सकता है हमें 5-6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन किसी टीचर से आप पढ़ते हैं तो उन्होंने जो 15-20 साल की अपनी मेहनत है, उस मेहनत को आप 4-5 दिन में ही या 4-5 महीने में ही समझ जाते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हमें इसके लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना है। समीचीनम।
इस प्रकार से हमें जानना है। ठीक है, तो इसका जो रचना काल है विक्रम संवत 1625 और रचनाकार हैं गोकुलनाथ। ठीक है, रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। वैसे तो ये सर्वमान्य मत है। क्या है? सर्वमान्य मत है, सभी मानते हैं। लेकिन दो कवि ऐसे हैं जो इन दोनों ग्रंथों के रचनाकारों को अलग अलग मानते हैं। ठीक है, कौन कौन है? हो, एक तो है, देखो, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और दूसरा है ब्रजेश्वर शर्मा। ठीक है, ये जो है इन पुस्तकों के, इन ग्रंथों के रचनाकारों को अलग अलग मानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, इसको क्यों लिखवा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बनेगा। इन वार्ता ग्रंथों के रचनाकारों को कौन अलग अलग मानते हैं? तो ये हैं धीरेन्द्र वर्मा और ब्रजेश्वर शर्मा। समझ रहे हैं? वैसे सर्वमान्य मत यह है कि गोकुलनाथ ही इन दोनों ग्रंथों के रचयिता हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो हमारे पास आधार ग्रंथों में आते हैं तो यह है वार्ता ग्रंथ के रूप में 84 वैष्णवन की वार्ता, जिसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है, और 252 वैष्णवन की वार्ता विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है। इसका रचना काल जो है विक्रम संवत 1625 है। और यदि हमने इसको ईस्वी सन में निकालना है तो क्या करना होगा? देखिए, 1625 में हमें यहाँ 57 घटाना है। कितना घटाना है? 57 घटाना है। अब कितना निकलेगा? निकालो जरा, कितना निकलता है? 5 में से 7 नहीं जाता है, और यदि 15 में से 7 15 में से 7 जाता तो कितना बचता? बताओ भाई। कितना बचता है? 8। शोभनम। अब यहां कितना बचा? हाँ, शोभनम। अब कितना आएगा यहाँ? 6। यहाँ कितना बचा? अति सुंदर। और यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा? 1568। ठीक है ना? तो यानी यहां से हमने 57 घटाया तो 1568 हमारा निकल रहा है। ठीक है भाई? तो इस प्रकार से हमें संवत निकालने होंगे। धीरेन्द्र वर्मा, ब्रजेश्वर शर्मा, ये इनको अलग अलग मानते हैं। ठीक है ना? अब आपके बाद जो है दूसरा हमारा जो आधार ग्रंथ है भक्तमाल। और भक्तमाल की जो रचयिता हैं वो हैं आपके नाभादास जी महाराज। उसका जन्म समय कैसा है, कब है, क्या है, अब देखिए जरा, है ना। दूसरा हमारे पास भक्तमाल। इसका जो रचना काल है
विक्रम संवत 1642। अब इसमें थोड़ा सा रचना काल के रूप में थोड़ा सा यहाँ पर मतभेद हैं। रामचंद्र शुक्ल अलग कहते हैं, राम कुमार वर्मा अलग कह रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र अलग कह रहे हैं। अब किस किस के क्या माना है तो हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, क्योंकि भक्तमाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ तुलसीदास जी का चरित्र यहीं से मिलता है, जीवन चरित्र है यहीं से मिलता है। उनके बारे में जानकारियां इन भक्तमाल से ही मिलती है, उससे पहले हमें कहीं से भी तुलसीदास जी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो भक्तमाल इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आपके नाभादास। ठीक है। अब अलग अलग कौन मानते हैं, ध्यान से रखना इसको, कौन कौन मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं 16 विक्रम संवत 1642 के बाद। अब ये नहीं कहा कि कब, 43 कहा, 44 कहा रामचंद्र शुक्ल ने, ये नहीं कहा। तो उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने कहा विक्रम संवत 1642 के बाद। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा विक्रम संवत 1642 के बाद। और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा 1596 ईस्वी। कब कहा? 1596 ईस्वी। अब दूसरे जो विद्वान हैं हमारे पास वो हैं महावीर गहलोत। कौन है? महावीर गहलोत। ये कह रहे हैं 1558 ईस्वी। ठीक है ना, ये 1558 ईस्वी मान रहे हैं। इतना हमने समझ लिया। और इसके बाद इसमें क्या क्या है, कैसा है, तो समझिए। इसमें 316 छपे छंदों में, 316 छपे छंदों में 200 भक्त कवियों का चरित्र है या कवियों का परिचय है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा मोस्ट है। देखो, 316 छपे छंदों में 200 भक्त कवियों का परिचय। समझ रहे हैं? वैसे सर्वमान्य मत विक्रम संवत, और ये किसके अनुसार है? राम कुमार वर्मा के अनुसार। रचनाकाल क्या है? 1642 राम कुमार वर्मा के अनुसार सर्वमान्य मत। समझ रहे हैं? और इसमें तुलसीदास के बारे में नाभादास क्या कहते हैं, उनकी जो प्रशंसा करते हुए क्या कहा है उन्होंने अपने ग्रंथ का सुमेर।
तुलसीदास के बारे में कहा है ना, अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। सुमेरु का मतलब होता है, एक तो पर्वत है सुमेरु पर्वत, वो भी महत्वपूर्ण है, और दूसरा जो अर्थ है सुमेरु का, जो 108 मालाएं, उन मालाओं में जब हम माला फेरते हैं तो फिर उस पर्वत को नहीं लांघते, तो उसको भी सुमेरु कहा, माला मन का उसको कह सकते हैं ना, तो महत्वपूर्ण है। तो तुलसी को उन्होंने अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। ठीक है साहब। और उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाभादास का नाम नारायण दास भी कहा है। नाभादास का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार क्या नाम दिया? नारायण दास। पूछा जा सकता है। नाभादास का दूसरा नाम जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार नारायण दास। नाभादास ने तुलसी को क्या कहा? अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। ठीक है ना। और रचना काल क्या है, कैसा है, ये आप देख लीजिए। ये भी हमारा एक आधार ग्रंथ है। उसके बाद हम तीसरे ग्रंथ की ओर जाते हैं। वह है मूल गोसाई चरित, जिसके रचयिता हैं बाबा बेनी माधव दास। ठीक है सर। मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित। ठीक है। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? बाबा बेनी माधव दास। ठीक है। अब कौन है बेनी माधव दास? ये तुलसीदास के शिष्य हैं। तुलसीदास के शिष्य। ठीक है। बाबा बेनी माधव दास कौन है? तुलसीदास के शिष्य हैं। और इसमें जो है, इसको मान सकते हैं आप कि तुलसीदास के शिष्य हैं, तो तुलसीदास के शिष्य अपने गुरु का किस प्रकार से बखान कर सकते हैं? तो चमत्कारिक बखान उन्होंने करा है, वर्णन करा है। तो अब देखो कैसे कैसे। पहले हम इसका रचना काल देख लेते हैं। रचना काल क्या है? विक्रम संवत 1687। कब है? विक्रम संवत है ना, 1687, जिसमें दोहा, चौपाई, ताटंक, आदि छंदों के माध्यम से जो है तुलसीदास का चमत्कारिक, चमत्कारिक नहीं, ठीक है ना, जब इसी में इक प्रत्यय लग जाता है तो पहला जो वर्ण है
वो दीर्घ हो जाता है ना, ये विशेषता है। जिसमें इक पड़ते लग जाए उसका पहला आदि जो वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाता है, इक प्रत्यय की विशेषता है। तो तुलसीदास का चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन है। देखो, शिष्य नहीं करेगा गुरु जी का चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन तो कौन करेगा। इस संसार में देखो हर किसी से जलनखोर दिखाई देता है, लेकिन एक शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है ऐसी, जो शिष्य चाहता है कि मैं अपने गुरु के लिए कितना करूं, और गुरु चाहता है कि मैं किसी के सामने ना हारूं लेकिन अपने शिष्य के सामने हारूं। गुरु और शिष्य का बिल्कुल अभिन्न एक रिश्ता है ना, जिसको हम कभी तोड़ नहीं सकते। तो बेनी माधवदास अपने गुरु जी का बड़ा ही दिव्य चमत्कारिक घटनाओं का यहाँ वर्णन करते हैं, उनकी पूरी जीवनी यहाँ मान सकते हैं। लेकिन कई विद्वान कहते हैं कि उनके शिष्य हैं तो इसको हम उतना बिल्कुल मायने में हम मान नहीं सकते भाई, कि कई कई हो सकता है कि ज्यादा ही चमत्कारिक वर्णन कर दिया, अतिशक्ति मान सकते हैं, तो इसको फिर कई लोग दरकिनार कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि इसमें मूल गोसाई चरित बाबा बेनी माधवदास इसके रचनाकार हैं, और रचनाकाल इसका 1687 है, ठीक है ना। दोहा, चौपाई, ताटंक आदि छंदों के माध्यम से तुलसीदास का चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन किया गया है इसमें। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा जो ग्रंथ आ रहा है वो है भक्त नामावली। कौन है? भक्त नामावली, ठीक है। अब इसके रचनाकार कौन है? भक्त नामावली के रचनाकार हैं ध्रुवदास। समझ रहे हैं? और इसका जो रचनाकाल है विक्रम संवत 1698। कब है रचनाकाल? विक्रम संवत 1698। और इसमें क्या क्या है? तो 116 भक्त कवियों की संक्षिप्त जीवन चरित्र, ठीक है। तो हमें क्या क्या मोड्स याद रखने हैं? जैसे इसका रचनाकाल हो गया, रचनाकार हो गया, और 116 देखो ये बिल्कुल परीक्षा में आने वाले हैं भाई। भक्त नामावली के जैसे 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र है। अब हम परीक्षा में क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या आ सकता है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि भक्त नामावली ग्रंथ के बारे में कौन सत्य है कौन असत्य है, और कथन कारण के सवाल जो आजकल पूछे ही जा रहे हैं। तो आपके लिए इतना थोड़ा सा बिल्कुल जानना जरूरी हो जाता है। रचनाकार हैं ध्रुवदास, रचनाकाल है विक्रम संवत 1698, और हो सकता है वहाँ ईस्वी सन में दे दिया और फिर दूसरा दे दिया तो अब फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है विक्रम संवत से यदि हमें ईस्वी सन निकालना है तो हमें 57 घटाना होगा, तो फिर ईस्वी सन भी आ जाएगा। तो ये डेट याद रखना, कभी कभी फंसा देता है। यहाँ विक्रम संवत के बारे में जान रहे हैं और वहाँ कभी परीक्षा में ईस्वी सन के बारे में आ गया, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दूर होना जरूरी है। तो हमें वहाँ 57
घटा देना है, फिर ईस्वीसन भी निकल जाएगा। तो 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र यहाँ दिया गया है। अब जो चौथा हमारे पास ग्रंथ है वह है कविमाला। क्या है? कविमाला। और इसके जो रचयिता हैं वह हैं तुलसी। रचनाकार कौन है? तुलसी। बाबा तुलसी नहीं, रामचरितमानस वाली तुलसी नहीं, ये कोई अलग ही तुलसी है। ठीक है ना? तो इसका जो रचना काल है वो कब है? वह विक्रम संवत 1712। ठीक है, कब है? विक्रम संवत 1712। और इसमें क्या है? 74 कवियों की जीवन गाथा। हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से ये अंक जरूरी ये है, ये बिल्कुल याद करने होंगे, हमें बार बार दोहराने होंगे हमें। तो जो आज हम पढ़े हैं, थोड़ा सा यदि हम उसका फिर अब दोहरा देते हैं आपके सामने, जो आज हम क्लास में देखे हैं। साहित्य इतिहास लेखन के 5 आधारों के बारे में हम आपसे चर्चा करें हैं। कौन कौन से वो आधार थे आपके पास? साहित्य इतिहासकारों की प्रकाशित एवं अप्रकाशित रचनाएं। ठीक है, साहित्य इतिहासकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली रचनाएं, और साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, धारों व प्रवृत्तियों की व्याख्या करने वाली आलोचनात्मक रचनाएं, जैसे भिखारीदास, रामचंद्र शुक्ल इत्यादि रचनाएं। उसके बाद जो चौथा था हमारे पास, वो था जो हमारे शिलालेख हैं, प्रामाणिक जो हमारे शिलालेख हैं, जैसे रावल बेल का उदाहरण हमने दिया था, जो बिल्कुल प्रामाणिक रचनाएं हैं उनके बारे में, और जिससे हमें सामग्रियां मिलती हैं, जैसे कि बाह्य आंतरिक गतिविधियों के बारे में हम जानते हैं। वो 5वां जो प्रवृत्ति थी हमारे पास, 5वां जो आधार था, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये 5 आधार भी आपके लिए जरूरी हैं, इनको जान लेना, क्योंकि साहित्य इतिहास लेखन के 5 आधार, पहले यही क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ये कौन कौन है, ये बिल्कुल मैंने यहाँ पर पहले लिख दिए थे, वो आपने संभवतः लिख दिए होंगे, तो ध्यान रखना। उसके बाद हम आधार ग्रंथों के बारे में आए कि आधार ग्रंथ हमारे पास कौन कौन है। तो वार्ता ग्रंथ हमारे पास 2 हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, जिसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है, और 252 वैष्णवन की वार्ता, जिसमें विठल नाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है। रचना काल के बारे में मैंने बता दिया, विक्रम संवत 1625। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास भक्तमाल आता है। भक्तमाल की रचयिता नाभादास। ठीक है ना? और नाभादास के जो गुरु माने गए हैं वो अग्रदास हैं। तो इस प्रकार से बड़ी रोचक कथा भक्तमाल। आज जो भक्तमाल को कलिकाल के जो भक्त हैं उनका जीवन चरित्र वहाँ दर्शाया गया है। बड़ा ही दिव्य है भक्तमाल। तो कभी समय लगे तो भक्तमाल का अध्ययन भी करिए। तो धीरे धीरे हम हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ रहे हैं तो ऐसी हमें आदत डालनी पड़ेगी। कोई ग्रंथ पढ़ने होंगे, रोचकता तभी आ सकती है ना जब हम अनेक ग्रंथों का सार निकाल करके समक्ष रखते हैं, तो तब रोचकता आती है, आनंद आता है। और पढ़ने में, पढ़ाने में, कहीं भी हो, फिर कहीं भी हम फंसने की आवश्यकता हमारी नहीं होती। यही क्या, पेपर परीक्षा में भी फिर आनंद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद भक्त नामावली, कविमाला, मूल गोसाई चरित्र जो बेनी माधव दास का है। इस प्रकार से हमें आधार ग्रंथों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक दिन
कितना आपने लिखना है, कैसा लिखना है, उसको याद भी करना है, उसके तरीके को समझना है, तो हम कीवर्ड बना करके उसको लिखें, समझें। तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी हमारे आधिकारिक चैनल हिंदी गुरुकुल बाई केशव खंडूड़ी के माध्यम से। वहाँ आपको बिल्कुल डिटेल जानकारी प्राप्त होंगी, प्रस्तुत हम करेंगे पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। हमारी क्रमबद्ध कक्षाएं अब चल रही हैं। उन क्रमबद्ध कक्षाओं के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो हम देखो, जब सीरियल से कभी हम वीडियो डाला कर रहे हैं, तो अभी एक दो वीडियो नीचे ऊपर हुआ है, तो उनको हम क्रमबद्ध लगाएंगे, लेकिन धीरे धीरे लगाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कितने विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं, कैसे हैं, तो उस प्रकार से हम फिर यहाँ क्रमबद्ध तरीके से तो हम चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने 2-3 वीडियो थोड़ा सा रोक के रखे हैं, और दो जो शुरुआती वीडियो थे हमारे परिभाषा वाले, वो हम डाल चुके हैं। तो आज हम साहित्य इतिहास लेखन के आधार जो ग्रंथ हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और मैंने कहा था कि हम 25-30 आधार ग्रंथों के आपके समक्ष रखेंगे। तो इसकी क्लास को फिर दोबारा हम प्रारंभ करेंगे, और उसके बाद साहित्य लेखन की परंपरा के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें जॉर्ज ग्रियर्सन जो हमारे सबसे पहले ग्रंथकार, गार्सा दत्तात्रेय वगैरह है ना, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल इत्यादि सारे जितने भी हमारे पास परंपरा चलती है, उसके बाद सारी चर्चा करते हुए फिर आदिकाल के बारे में विशेष जानकारी हम आपको प्राप्त करवाएंगे, है ना। तो कैसे कैसे जीवन चरित्रों को देखना है, किस प्रकार से हमें साहित्य को पढ़ना है। साहित्य को पढ़ना बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ना चाहिए। देखो, इसको मानसिक तनाव लेकर के नहीं पढ़ना है कि इतना बड़ा साहित्य है, उसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद किया जाए। ये याद करने का विषय नहीं, बल्कि हमें थोड़ा सा समझने का विषय है, और याद तो बिल्कुल स्वतः ही हो जाएगा। फिर जब हम किसी चीज को मन लगा करके पढ़ते हैं, तो फिर ज्यादा कठिनाई उसमें रह नहीं जाती है, वो आसान बन जाता है। ठीक है ना। मैं पहले भी दोहरा चुका हूं उस बात को कि जब हम किसी टीचर से पढ़ते हैं, किसी महान व्यक्ति से पढ़ते हैं, उनसे जो उनका जो 10-15 सालों का जो अपनी मेहनत है, कई पुस्तकें उन्होंने पढ़ी होंगी। हमें एक पुस्तक पढ़ने में 5-7 महीने लग जाते हैं, और फिर वो समझ नहीं आती है। लेकिन किसी महापुरुष ने जब सालों साल कठिन तप करके वो पुस्तक पढ़ी होती है, या अनेक ग्रंथों को पढ़ा होता है, तो बिल्कुल सार के रूप में हमारे समक्ष रखते हैं। तो हमें पूर्ण आशा और उम्मीद है कि आप जो है इस प्रकार से जो ये पकाया हुआ आपके सामने समक्ष रख दिया जा रहा है, तो आप इसका जरूर लाभ लेंगे। तो